कि कोविड पेशेंट्स काफ़ी परेशान हैं ट्रीटमेंट को लेकर। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप भी एक कोविड पेशेंट रह चुके हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपना ट्रीटमेंट अच्छे से और एक गाइडलाइंस के मुताबिक आपने करवाया है। तो मैं यही चीज़ आवाम तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपने ट्रीटमेंट करवाया, और आपने ये भी कहा कि आपके 12 से 13 हज़ार रुपये पैसे भी बचे हैं। उस तरीके से आपने एक अच्छा ट्रीटमेंट भी करवाया। यानी ये तो एक मोटी मिसाल हो गई कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तो कुछ हमारे लोग परेशान हैं, हमें देखने में आया है कि कोविड के ट्रीटमेंट को लेकर, उसकी महंगाई को लेकर क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है। तो थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस आप लोगों में शेयर करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहसिन भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक इस पेंडेमिक में जो लोग घबराए हुए हैं उनकी घबराहट को दूर करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, या फिर उनकी मदद किस तरह से की जाए, उनकी मदद करने के लिए आप अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो मैं आपका गुलबर्गा टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं, इतना कंसर्न है, पेशेंट्स के बारे में इतना कंसर्न है। तो जैसा कि आपने सवाल किया था कि मैं भी एक कोविड पेशेंट था और मैंने भी अपना ट्रीटमेंट करवाया है, मैंने अपने जो टेस्ट करवाए हैं। आपके चैनल पे जो 2 दिन पहले हमारा जो इंटरव्यू हुआ था, बाबा खान साहब, मैं और रियाज खतीब जिसमें थे, उसमें हम लोगों ने रोशनी डाली थी कुछ अहम बातों पे, जिसमें मैंने ये बात कही थी कि कोविड का जब टेस्ट कराने हम लोग जा रहे हैं तो उसके टेस्ट का कहीं 1700 रुपये है, कहीं 1200 है, कहीं 800 रुपये है जो RT-PCR का चार्जेस है। तो वो मैंने कहा था कि अगर वो हम गवर्नमेंट में अगर वो कराएंगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना कि सिर्फ वो अगर आप RT-PCR कराते भी, अगर आप सिम्टम्स आपको आते हैं, अगर कोई डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप RT-PCR करवाइए, उसके बाद भी अगर RT-PCR में अगर आप पॉजिटिव आते हैं, कोविड पॉजिटिव आते हैं, तब भी आपका इलाज या ट्रीटमेंट आपका शुरू नहीं किया जाता, आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स उसके बाद जानना चाहते हैं कि आपको जो इन्फेक्शन हुआ है वो थ्रोट में है या वो लंग्स तक पहुंच गया है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपका एक्सरे करवाया जाए, फिर उसके बाद आपका HRCT करवाया जाए, फिर उसके बाद आपका कोविड प्रोफाइल करके जो टेस्ट आता है जो कि ब्लड में आपका कितना इन्फेक्शन फैल चुका है या कितना वायरस आपका ब्लड में एंटर हो चुका है, वो देखने के लिए एक कोविड प्रोफाइल टेस्ट जो आता है वो करवाया जाता है, जो कि काफ़ी नामी गिरामी यहाँ के जो डायग्नोस्टिक सेंटर है गुलबर्गा के, वहाँ वो लोग डॉक्टर रेफ़र करते हैं या आप भी जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो नामी गिरामी जो डायग्नोस्टिक सेंटर में जो टेस्ट होते हैं वहाँ एक एक टेस्ट के हज़ारों रुपए है। जैसा कि आप HRCT करवाते हैं तो 3500 रुपये है, कोविड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं तो 8500 रुपये है, और RT-PCR करवाते हैं तो उसका आप 1200, 1700 या 800 रुपया उसका चार्ज कर रहे हैं। उसी तरह से एक्सरे के भी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये पैसा बनता है 13 से 14 हज़ार रुपये, जो कि एक आम ज़िंदगी जीने वाले को या फिर एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले को या फिर एक लेबर कैटेगरी के, लेबर तबके के, एक रेडी लगाने वाले या फिर रोज़ कुआं खुद कर पानी पीने वाले के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही मायने रखने वाले ये पैसे हैं, 13-14 हज़ार रुपये। तो ये अगर आप जिम्स अस्पताल में, गवर्नमेंट में अगर आप करवाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे टेस्ट करवाया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हमारे और आपके टैक्स से जो पैसा कटा है उस पैसों की मशीनें वहाँ पर है, डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिम्स में रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स नहीं है या फिर वहाँ बहुत इररिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है या फिर वहाँ पे बहुत लापरवाही हो रही है, कोई सुन नहीं रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बोल देता हूँ कि वहाँ पर डॉक्टर इब्राहिम साहब जो कि बहमनी हॉस्पिटल में भी हैं, डॉक्टर इब्राहिम साहब वहाँ के इंचार्ज है या फिर वहाँ पे मौजूद हैं। आप डॉक्टर इब्राहिम साहब से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे तो डॉक्टर इब्राहिम साहब ने बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छा ट्रीट किया। जिस वक्त मैं वहाँ पे पहुँचा था उस वक्त पे शायद HRCT का जो HRCT करवाते हैं वो बंद था। उन्होंने खुलवा कर HRCT करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया। बहुत मेरी और मेरे साथ दूसरे भी जो पेशेंट्स वहाँ पे मौजूद थे, जब मैं वहाँ पर मौजूद था, मैं वहाँ पर गया था टेस्ट करवाने, उस वक्त जो दूसरे पेशेंट्स थे उनको भी बहुत अच्छे से वो उन्होंने बात किया, समझाया और बहुत अच्छे से उनको तसल्ली देते हुए सारे टेस्ट उनके डॉक्टर इब्राहिम साहब ने करवाए। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स गुलबर्गा में अवेलेबल है जो अच्छी तरह से आपको सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं और सही हिसाब से गाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस करना इतना है कि हिम्मत रखना है, आपकी हिम्मत कम नहीं होने देना है और आप जो है पेशेंट को भी उसके हौसले टूटने नहीं देना है और बिना घबराए हुए आपको ट्रीटमेंट करवाना है। तो ये तो रहा आपके 12 से 14 हज़ार रुपये किस तरह से बचाए जाएं, वो एक आपको मैंने एग्जांपल दे दिया। तो दूसरा मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है,
बहुत ही अफरा तफरी का माहौल है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर और फेविफ्लू टैबलेट्स को लेकर। जो ये इंजेक्शन है रेमडेसिविर, वो इंजेक्शन के ताल्लुक से काफ़ी हाहाकार गुलबर्गा में मचा हुआ है और काफ़ी सारी जगह मचा हुआ है। और जिसका शॉर्टेज अगर हो रहा है तो इसका सीधा 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 इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसका जिम्मेदार कोई है तो जो प्रेजेंट मौजूदा सरकार जो कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो इसकी जिम्मेदार है। यहाँ पे जो खिल्लत हमें रेमडेसिविर इंजेक्शंस की हो रही है, ये मौजूदा सरकार है, ये बीजेपी सरकार है जो कि गरीबों के लिए या फिर जो कोरोना पीड़ित लोग हैं उनके लिए कोई भी सहूलत मुहैया नहीं करवा रही। यहाँ तक कि इंजेक्शंस भी अवेलेबल नहीं हैं, और इंजेक्शंस की हाहाकार इतनी मच गई है कि इंजेक्शंस जो कि एक्सपायर हो चुके हैं वो इंजेक्शंस भी पेशेंट्स के जो अटेंडर्स है वो अपने पेशेंट्स को दिलवा रहे हैं, जो एक्सपायर होकर 7 दिन 8 दिन 15 दिन जो हो चुके हैं। डॉक्टर्स मुझे भी कई सारे कॉल आए कि आप कहीं से इंजेक्शंस का इंतज़ाम करवा सकते हैं क्या, तो मैंने भी बहुत सारी जगह बात की, तो वहाँ से ये सुनने को आया कि भाई हमारे पास इंजेक्शंस अवेलेबल तो नहीं हैं, मगर कहीं से हम करवा के दे सकते हैं जिसका रेट बहुत ज़्यादा है और वो इंजेक्शंस ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं। तो मैंने पेशेंट्स के अटेंडर से बात किया तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, एक्सपायर इंजेक्शंस भी चलते हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं। अगर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि एक्सपायर इंजेक्शन भी चलते हैं तो फिर इंजेक्शन पे एक्सपायरी डेट आती क्यों है, मेरा ये सवाल है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि ये आप सीधा सीधा देख सकते हैं और आपको मालूम भी हो गया होगा कि ये जो मौजूदा सरकार हमारी है इसकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से या इनकी नाकामयाबी की तरफ से, इनकी नाकाबिलियत की तरफ से आज सारे पेशेंट्स को, कोरोना पेशेंट्स को इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। और एक बात, जैसा कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस जिसकी खिल्लत ना कि सिर्फ कर्नाटका में, बाकी पूरे हिंदुस्तान में बल्कि इसकी इंजेक्शंस की खिल्लत हो रही है। इसके चलते कल की एक न्यूज़ है, कल मुंबई में विले पार्ले एरिया में कल एक कंसाइनमेंट बहुत बड़ा पकड़ा गया जिसमें 4 करोड़ 75 लाख रुपए के रेमडेसिविर इंजेक्शंस जो कि गुजरात से स्मगल कर बॉम्बे लाए जा रहे थे वो पकड़े गए। और उसके पकड़े जाने पर जब तहकीकात मुंबई पुलिस ने की तो पता ये चला कि कोई बीजेपी का नेता है बहुत बड़ा, उसका वो कंसाइनमेंट था, उसने वो कंसाइनमेंट मंगाया था। अब सूत्रों के हवालों से ये पता चलता है कि ये इंजेक्शंस वहाँ से लाकर स्टॉक करके रखे जा रहे थे ताकि इसको ब्लैक मार्केट में दुगने चौगने दाम से बेच सकें। बल्कि बाद में जो पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के फडणवीस साहब, उन्होंने ये कहा कि वो इंजेक्शंस उन्होंने मंगाए थे पेशेंट्स को बांटने के लिए। अगर उन्होंने पेशेंट्स को बांटने के लिए वो इंजेक्शंस मंगाए हैं, अगर ये सही है तो ये किस हद तक सही है, क्योंकि जो अस्पतालों में, जिम्स में या फिर गवर्नमेंट अस्पतालों में जो कि एडमिट पेशेंट्स है उन्हें इंजेक्शंस नहीं मिल रहे, तो ये बीजेपी के नेताओं को एक एक ट्रक भरकर कंसाइनमेंट पूरा इतना बड़ा कहाँ से अवेलेबल होता है, ये भी पब्लिक जानना चाहती है। ये भी हम इस चैनल के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि इनको इतनी बड़ी ट्रक की अवेलेबिलिटी, इतना बड़ा कंसाइनमेंट, इनको इंजेक्शंस का रेमडेसिविर इंजेक्शंस का कंसाइनमेंट कहाँ से मिल जाता है। आम पब्लिक को तो एक नहीं मिल रहे, नहीं मिलने की वजह से कई पेशेंट्स यहाँ पे मौत की आगोश में चले जा रहे, मगर इनको बराबर इतना 4-4, 5-5 करोड़ का माल जो है अवेलेबल हो रहा है। तो इस पर भी सरकार को नज़र डालना चाहिए, इस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन को नज़र डालना चाहिए और पब्लिक को ये समझना चाहिए कि हम लोगों से क्या गलती हुई है सरकार को चुनने में, जो कि हमने ऐसी निकम्मी सरकार चुनी जो आज हमें एक अच्छा ट्रीटमेंट भी देने में नाकाम हो रही है, हमें इस वबा से बचाने में नाकाम हो रही है। जबकि मोदी जी ने ये बात कही थी कि 21 दिन में, जब कोरोना की महामारी जब शुरू हुई थी, जब मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि सिर्फ 21 दिन हमें चाहिए कोरोना से लड़ने के लिए, उसको पूरी तरह से हिंदुस्तान से ख़त्म करने के लिए। 21 दिन तो दूर की बात, 1 साल का भी, 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। पहला वेव जो था उससे भी ख़तरनाक वेव ये चल रहा है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। कई सारे लोगों ने अपनी जानों की बलिदान यहाँ पे दे दिया। वाराणसी में और यूपी में बहुत सारे ऐसे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी में कई लाशें जलाई गई। लाशों का जलना देखकर ऐसा लग रहा था कि दिवाली वहाँ पर मनाई जा रही है। कई सारे दिए जल रहे हैं, दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था, चिताओं का जलना, ऐसा लग रहा था कि दिए जल रहे हैं। तो ये जो है टोटल फेलियर ऑफ बीजेपी है, फेलियर ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट है। तो ऐसी गवर्नमेंट को धुतकारना चाहिए हमें, और हमें एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करना चाहिए। आप गुलबर्गा में अगर कोई इंजेक्शंस के लिए कहीं पे जाते हैं, अगर आपको इंजेक्शंस नहीं मिलते या फिर वो आपको ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं, तो आप डीएचओ के पास जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाइए, आप कंप्लेंट कीजिए, एरिया पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कीजिए, वो केमिस्ट के ऊपर कंप्लेंट कीजिए या फिर वो डॉक्टर्स के ऊपर कंप्लेंट कीजिए। आपकी खामोशी सबसे बड़ा गुनाह साबित होगी आपके अपनों की जान गंवाने में। तो
आप अगर खामोश रहेंगे तो ये आपका ही नुकसान होगा। तो आपकी खामोशी आपका नुकसान करा सकती है, तो आप इसके बारे में आवाज़ उठाएं। एक बात मैं बता देना चाहता हूं आज इस चैनल के माध्यम से, अभी काफ़ी सारे फ़ोन मुझे आ रहे हैं ये कहकर कि जिम्स में और बसवेश्वर हॉस्पिटल में जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल है और BPL कार्ड बताने पर वो इंजेक्शंस हमें दे रहे हैं। अगर आप कहीं से करवा सकते हैं तो अरेंज करवाइए। जिसके बारे में मैंने तहकीक की, जिसके बारे में मैंने मालूमात किया, तो पता ये चला कि जो भी पेशेंट्स अब फ़िलहाल कोरोना पीड़ित हैं और जो बसवेश्वर में एडमिट हैं, उनको जो है एक फॉर्म फिलअप करके देना पड़ता है, जिससे बसवेश्वर हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की तरफ से वो इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलेंगे जो पेशेंट वहाँ पे एडमिट है। दूसरे पेशेंट को वो नहीं दिया जा रहा है। अगर आप कोई कोरोना सेंटर में या फिर कोरोना हॉस्पिटल में जहाँ पे कोरोना का इलाज करवाया जा रहा है, वहाँ पे अगर आप एडमिट हैं, आपके पेशेंट्स कोई है, तो अटेंडर से मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ भी फॉर्म्स की अवेलेबिलिटी है। अगर आप फॉर्म भर के देते हैं तो वहाँ भी आपको वो इंजेक्शन्स मिल जाएंगे। उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, प्रॉपर वे में आपको जाके प्रॉपर तरीके से आपको उसके लिए इंजेक्शन के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो ये बात भी मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यही है कि हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत ना तोड़िए। और अपने अटेंडर्स से मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी हॉस्पिटल में जिनके पेशेंट्स हैं उनके अटेंडर से मैं कहना चाहता हूं कि अपने पेशेंट्स को जो है हौसला दीजिए और हिम्मत से काम लीजिए। और इसी के साथ साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले गुलबर्गा के तमाम सोशल एक्टिविस्ट को और गुलबर्गा की आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, गैर ज़रूरी अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलेंगे तो जो ज़रूरत के लिए घर से बाहर निकलता है वो कोरोना से इन्फेक्टेड हो सकता है। जो अपने फैमिली का, अपने बाल बच्चों का, अपने ख़ानदान के सर्वाइवल के लिए, उन्हें पालने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, अपना डेली वेजेस पे काम करने के लिए जो घर से बाहर निकलता है, आपके फजूल बाहर निकलने से वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो आप बजाय कट्टों पे, बजाय चौरस्तों पे, बजाय होटलों में फजूल का वक्त ज़ाया करने से, फजूल की बातें करने से अच्छा है अगर आप बिना वजह घर से बाहर ना निकलेंगे। तो ये आपके लिए, हमारे लिए, आपके ख़ानदान के लिए, हम सब के लिए, यहाँ की पब्लिक के लिए, गुलबर्गा की आवाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। अगर आपको निकलना ही है या कुछ अगर काम आपको करना है, कोरोना पीड़ित लोगों के लिए आपको कुछ हेल्प करना है, तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें और जितने भी अस्पताल गुलबर्गा में हैं वहाँ का जायज़ा लें। जितने भी पेशेंट्स एडमिट हैं उनका हौसला बढ़ाएं। जो पेशेंट्स के अटेंडर अस्पतालों के बाहर बैठे हैं, जो अपने पेशेंट्स को ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनकी आंखों में एक इंतज़ार है अपने पेशेंट्स को ठीक करवा के घर ले जाने का, उनका आप हौसला बढ़ाएं, उनकी हिम्मत बने, उनके परेशानी में आप साथ दें, उनकी तकलीफ़ में आप हाथ बटाएं, या उनके लिए कुछ इंजेक्शंस या टैबलेट्स अरेंज करने में आप अपना वक्त लगाएं, या उनको कुछ अगर माली हालत से आप मदद कर सकते हैं तो मदद करें। लेकिन प्लीज़ गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से आप उनकी मदद करें। अगर आप घर से बाहर भी निकलते हैं तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए निकलें। मास्क का इस्तेमाल करें और डिस्टेंस मेंटेन रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बेफजूल घर से बाहर ना निकलें। अपना ख्याल रखें, हमारा ख्याल रखें, हमारे अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें, हमारे खूबसूरत शहर गुलबर्गा का ख्याल रखें। सबसे पहले इंसानियत का ख्याल रखें। देखिए, रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत ही मुक़द्दस महीना है, बरकतों वाला, नियामतों वाला महीना है। अपना वक्त आप दुआएं करने में लगाएं। कोरोना पीड़ित पेशेंटों के लिए दुआ करें और अल्लाह से कसरत से ये दुआ करें कि ये वबा जो है जल्द से जल्द ना कि सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।